बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा ने आज जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब को मिलने वाली गलत सजाएं खत्म हो। दूसरी जानिब 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए बेंच के 4 अरकान ने खुद को बेंच से अलग करने का फैसला किया है। समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि कल इस केस का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और आप क्या देख रहे हैं उसके बाद सियासी मुस्तकबिल? देखें जी, ये मामला जो है ये हम भी बात कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि मुल्क में ये तय नहीं हो पा रहा। आप ये देखें कि अजब सा मामला है, पार्लिमानी जमहूरियत है और ये नहीं तय हो पा रहा कि इलेक्शंस होंगे तो उसका ऐलान कौन करेगा। जी। यानी ये मतलब इलेक्शंस ना हुए ये वो चांद हो गया ईद का या रमज़ान का। एक तरफ वो रोहित हिलाल कमेटी बैठी हुई है, एक तरफ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीपल्स साहब बैठे हुए हैं। मतलब ये फैसला नहीं हो पा रहा कि उधर से ऐलान होगा या उधर से ऐलान होगा। पूरा मुल्क फंसा हुआ है उसमें। और उसमें जो है वो तो अब मसला ये है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ये अच्छा नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है ना, ये इस पे मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पार्लिमानी जमहूरियतों में इस तरह से होता है। ये बैठ के खुद तय करते हैं लोग और उसमें जो है वो ये बहरहाल चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम मौजूद है। ठीक। अच्छा, मैं इसको इसमें देखें, इसको अच्छा भी कह सकते हैं और इसको मेरा ख्याल है कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि गलत है और ये और वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक है। मतलब अगर वो शख्सियात की आपस में ना हो कोई मामला कि इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ये बुरा है या वैसे नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे डिसेंडिंग नोट्स आते हैं तो वो बड़े वो अच्छा है। बिल्कुल है। मतलब वो उसमें कोई मुज़ाकरा नहीं इख्तिलाफी है और नोट। वो एक आपको पता चलता है कि जी मुख्तलिफ जजेस जो हैं, अच्छा जितने जजेस ने भी अब नोट्स लिखे हैं उन तमाम नोट्स में आपको एक वजन नजर आएगा। मतलब जो जजेस अलग हुए हैं उन जजेस 2 जजेस ने तो अपने आप को अलग किया जी। और बाकी जो नोट्स हैं सब जजेस के, तो वो नोट्स में वजन है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम देखें कि जमाल खान मंदोखेल साहब मौजूद हैं बेंच में। बेंच में, लेकिन उनका जो नुक्ता है वो नोट उनका जो है वो ये है कि जो वो नोट है जो गालिबन आउट हो गया था, ये वो नोट है। हाँ। अच्छा, तो उसमें वो जो है वो उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट, इनका मामला संजीदा था और जज साहिबान अपनी राय का इजहार कर चुके थे। 2 जज साहिबान पे उन्होंने ही इतराज़ किया था। इजाजुल हसन साहब और मुजाहिद नकवी साहब के जी। हुक्म पे लिया गया था अज़खुत नोटिस। तो वो 2 जज साहिबान अलग हो गए। जमाल खान मंदोखेल साहब बेंच में मौजूद हैं। अच्छा, फिर जो मंसूर अली शाह साहब हैं, तो मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद हैं, बेंच इस पे बेंच में सुन रहे हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब हैं, हाँ वो नहीं, नहीं है वो बेंच में। मैं उसमें वो कह रहे हैं कि सोच के साथ मैंने अपने खुद को इन मुकदमात की समाज से अलग ना करने का इंतखाब किया है कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके भी। ठीक। ठीक है। ठीक। और उनका ये है कि जज साहब उन्होंने कहा कि इस अदालत का हर जज का आईनी और कानूनी फ़र्ज है कि मौजूद जज चीफ जस्टिस के तशरीह करदा बेंच में बैठे। ये उन्होंने नोट्स डाले हैं और अलग ना समाज से खुद को अलग ना करे, किसी कानूनी जवाब की अदम मौजूदगी में दस्तबरदारी आईनी कानूनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने की मुतरादिफ हो सकती है। ठीक। अच्छा, तो और वो फिर कह रहे हैं कि हमारे सामने 2 रुकनी बेंच के अदालती हुक्म से पैदा हुआ और जो मतलब उन्होंने भी एक नोट डाला है। अच्छा, उसके बाद फिर याहिया अफरीदी साहब का एक नोट है जी। और याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अदालत जो है, याहिया अफरीदी साहब ने भी खुद को अलग किया है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे में बादू नज़र में आती हैं।
लेकिन ये है कि माहौल चार्ज है, सियासी जमातों का नुक्ता नज़र भी है, अदालतें तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी अदालत की ख्वाहिश पर रद्दअमल से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। सही। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि और हाई कोर्ट में चूंकि समाअत हो रही है तो उन्होंने भी एक बड़ा मतलब मैंने कहा ना कि जितने भी नुक्ते उठे हैं वो नुक्ते बड़े अहम हैं और उसमें ये बात जो अच्छी हुई, दो बातें हुई ना। एक तो ये कि दो जज साहिबान ने अपने आप को अलग किया, जो मैंने पहले भी कहा था कि जज साहिबान चाहे तो बैठ सकते हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता तावक्त ये कि वो खुद अलग ना करें। तो दो तो जज साहिबान ने अपने आप को अलग कर लिया। फुल कोर्ट वाली बात भी नहीं हुई जी। वो भी अलग हो गए, लेकिन वो जो बात हो रही थी कि फुल कोड बनाया जाए ताकि एक ऐसा रहे कि जी एक तरफ की मुकम्मल बात भी नहीं सुनी गई, दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी गई। फुल कोड बन जाता अच्छा था, नहीं था अल्लाह अल्लाह खैर साला। और समाज जो है वो तेजी के साथ चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं इसको कल तक इसको अच्छा रिमार्क्स बड़े अच्छे हैं जो आए आज। उन्होंने एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है। अच्छा, हमने अक्सर ही बात की है इस प्रोग्राम में कि एक खास जगह पे जाके इस मुल्क में आइन खामोश हो जाता है जब आइन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उठो उठो, जागो जागो, बताओ बताओ इलेक्शन कौन कर। अदालत आप तस्वर करें अमेरिका में या इंग्लैंड में या किसी दुनिया के मुल्क में कभी इशू खड़ा होता है कि इलेक्शन कौन करवाएगा। इलेक्शन अच्छा करवाएगा तो नहीं, इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। आप कमाल देखें, यहां ये नहीं बता देता हलफ कौन उठाएगा। मतलब गवर्नर उठाएगा, अच्छा नहीं गवर्नर नहीं उठा रहा, सदर उठाएगा, सदर भी नहीं उठा रहा। अभी हुआ ना पिछले 6-7 महीनों में, फिर अच्छा स्पीकर उठाएगा, फिर अदालत आएगा स्पीकर उठाए। अच्छा फिर फैसला आ रहा है वो रात के 12 बज के इतने 2 बजे से पहले पहले उधर से वो परवेज इलाही साहब जा रहे हैं, जो होता रहा है पिछले चंद क्या मुल्क पूरा हमने एक तमाशा बनाया हुआ है। अब बहरहाल ये है कि वो जी जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट कि आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है, यानी लॉ ठीक है। और कल इस केस को हमने ख़त्म करना है और फिर उसमें जो है वो मुख्तलिफ उनकी बातें हुई जो कि आ चुकी हैं, रिमार्क्स आए और रिमार्क्स जो आए और उसमें उन्होंने असल में जो अटॉर्नी जनरल साहब है ना शहजाद अता इलाही साहब, शहजाद अशतर औसाफ अली साहब थे, मुझे नहीं इल्म के अशतर औसाफ अली क्यों अलग हुए हैं इस मनसब से। बड़ा उनका ये भी मतलब मैं नहीं ज़्यादा जानता शहजाद अता इलाही साहब इंतहाई मोहतरम अटॉर्नी जनरल, लेकिन वो ज़रा थोड़े से कदावर शख्सियत थी। तो उनको वो तो उन्होंने तो कहा कि जी ये इलेक्शन जो है ये तो हो नहीं सकता 90 दिनों में। तो उसके ऊपर एक बात ये भी आई कि पूरे मुल्क में जो है वो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और सुकून से और खर्चा हो रहा है और ये वो सारा। ये देखें ये तो आइन से डिवीजन हो जाएगी ना कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक डॉक्टर साहब, अब जो मुत्तहिदा हुकूमत है मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन पहले नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दिलाया मैं पहले ये बात इसमें थोड़ी सी बात कर लूँ। ये देखें ना 54 से 28 रोज में दिनों में शेड्यूल देना होता है और जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि आज भी ऐलान कर दिया जाए तो 2 मई को इलेक्शन होगा और जो उस तारीख से अगर ऐलान किया जाए जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी तो 25 अप्रैल को इलेक्शन होगा, तो 9 अप्रैल को तो किसी सूरत। लेकिन असल जो बात है, असल इसमें जो बात है ना वो समाअत के दौरान और 2-3 बातें ऐसी हुई। पहली बात तो यह है कि सदर की तरफ से कहा गया कि मैं अटॉर्नी जनरल के बजाय अपना लॉयर ज़ाती वकील मेरा आएगा और उनकी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, अटॉर्नी जनरल नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके पास कोई मजबूत दलाइल नहीं थे। आज जो बात हुई मतलब अटॉर्नी जनरल साहब का मतलब देखें ना किसी सूरत भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब 60 दिन अगर मुद्दत पूरी होती है और अगर मुद्दत पूरी नहीं होती है असेंबली की तो 90 दिन, ये आइन है इससे। और उस दिन से शुरू होता है जिस दिन असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी जी। जो मैं तो सिर्फ अपनी राय दे सकता हूं इसके ऊपर, मतलब मैं फैसला अदालतों का होगा, सबको मंजूर होगा, लेकिन जिस दिन से डिसॉल्व होती है उस दिन से 90 दिन काउंट होते हैं। उस दिन से नहीं होते जिस दिन ऐलान होता है जी। तो उस दिन से जिस दिन केपी डिसॉल्व हो गई रात को
रात को हुई, दोपहर को हुई, 10 बजे हुई, ऐसे हुआ ना, तो कोई 10:05 पे असेंबली हुई, तो 10:05 पे डिसॉल्व हुई, तो वो 10:05 आ रहा था, कहीं 10:11 आ रहा था, कहीं। तो जिस वक्त साइन हुए और उससे लेके आप आगे करें तो वो 48 90 घंटे दिनों के में। अंदर, चाहे वो असेंबली को जैसे भी करें, तो उस असेंबली के तहलील होने से काउंट होते हैं 90 दिन। और उससे अगर ज़रा भी आगे पीछे होते हैं गैर मामूली हालात, तो फिर दूसरी बात है ना, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के की शहादत हो गई थी। जी। लेकिन इलेक्शन हुए थे, कुछ ताख़ीर, क्योंकि पूरे मुल्क में एक मातम भी था, दुख भी था, लोग शौक में थे, फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत बड़ा पैदा हुआ बिल्कुल। था। तो वो हालात ऐसे थे, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं हुए थे। और 2-4 दिन, 8-10 दिन तो इलेक्शंस आगे पीछे होते रहे हैं, इससे पहले भी। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है, तो एक तो सलमान अकरम राजा साहब होंगे, दूसरी बात फारूक नाइक साहब जो हैं, उन्होंने, देखें 13 जमातें हैं, तो 13 जमातों की तरफ से पहले ये बात हुई कि जी 13 जमातें जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी फारूक नाइक साहब करेंगे। फिर उसके बाद ये बात हुई कि नहीं, 13 जमातों की नुमाइंदगी सब अपने अपने वकला जो हैं, हर जमात के वकला को खड़ा होना चाहिए और वो अपने अपने दलाइल दें। और दलाइल ये दें। बात मैंने कल परसों कही जी थी, जी, और ये बिल्कुल हुई यहाँ बिल्कुल, आपसे इस्लामाबाद में, कर मेरी चुके हैं। बात हुई लोगों से यहाँ पे, जो मुख्तलिफ जमातों के, तो यहाँ तैयारी कर रहे थे मुख्तलिफ वकला। उसके बाद आज जो है वो फारूक नाइक साहब ने सबकी नुमाइंदगी अब फारूक नाइक साहब करेंगे। हुकूमत की नुमाइंदगी जो है, एक तो अटॉर्नी जनरल है, एक फारूक नाइक साहब हैं, और फारूक नाइक साहब का तो केस चूंकि फुल कोर्ट और ये 2 जजेस के हवाले से था ना, और तो कोई बात थी नहीं उनके, वो तो ये कह ही नहीं सकते कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। फारूक नाइक साहब एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल, आप समझे ना कि वो चेयरमैन सेनेट रहे हैं फारूक नाइक साहब, और वो जो हैं वो कायम मकाम सदर भी, उस हवाले से कई दफ़ा वो कायम सही। मकाम सदर के तौर पे भी काम किए, तो वो कानून और आइन को समझते हैं नाइक, फारूक नाइक साहब। तो वो ये उनका तो वो तो इसलिए गए थे कि ये 2 जजेस को, और या फुल कोर्ट या 2 जजेस और इस तरह से, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन नहीं होगा, ये इलेक्शन 90 दिन से, तो ये बात नहीं कर सकते फारूक नाइक साहब। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि मैं कल बहुत मुख्तसर से आर्गूमेंट्स दूंगा। और कल फिर चीफ जस्टिस साहब ने 2 और शख्सियात भी कल बात करेंगी, एक सुप्रीम कोर्ट बार के जो आबिद जुबैरी साहब हैं, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के शोएब शाहीन साहब जो हैं, वो भी अपने दलाइल देंगे। ठीक। और भी मेरे ख्याल से शायद कोई वकला शायद दलाइल देना चाहें तो अदालत सुन के, लेकिन उसको अदालत, चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि हम अपना जहन बनाते जा रहे हैं इसके ऊपर, और हम किसी नुक्ते पे पहुंच के, और कल हम इसको इसको इसका इसका फैसला फैसला कर देंगे। देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि मरीम नवाज साहबा ने फिर उसके बाद, देखें बात ये सारी कि इस हुकूमत का, या इस अरेंजमेंट जिसको कहता हूँ, उन्होंने बात की जनरल फैज़ के हवाले से, और उन्होंने बात की जनरल फैज़ की बाकियात के हवाले से। जी। ये पूरा जो मुल्क है ना इस वक्त, ये पूरा जो जो सियासी एक मंजरनामा है, ये जो भी हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो जनरल फैज़ की बाकियात और जनरल बाजवा की बाकियात के दरमियान हो रहा है। हम फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं, क्योंकि एक वो ये कहते हैं कि इन्होंने जनरल फैज़ को बनाना था, और यहां से ये कहा जा रहा है कि जी जनरल बाजवा ने इनको लाके बिठाया, तो मतलब एक अजीब सा मामला है। अच्छा, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सारे आपस में बैठेंगे बाद में, और इनको बैठ के फैसला करेंगे कि भाई ना हम जनरल फैज़ की बाकियात हैं, ना हम जनरल बाजवा कमर की बाजवा बाकियात हैं, साहब हम की। अपनी अपनी सियासी जमातें। उधर भी वो, भाई वो भी तो एक्सटेंशन का वादा करके आए थे ना बाजवा साहब से, ये जो सेटअप है ये तो वादा करके आया था कि हमने बाजवा साहब आपको एक्सटेंशन देनी है। बाजवा साहब इनकी मोहब्बत में इनको लाए थे, तो बाजवा साहब ने एक्सटेंशन देनी थी, और ये बात अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, इन्होंने एक्सटेंशन देनी थी, जिसमें मेरा इमरान खान साहब ने भी बाद में कहा था कि चले मैं भी दे एग्री देंगे कर जाता हूँ। एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के ऊपर ये भी आए थे, और जनरल फैज़ के ऊपर जो है वो ऑन रिकॉर्ड है ये बात, जो स्टांस है पीडीएम का, कि 2018 के इलेक्शंस में गड़बड़ हुई। अच्छा, ये इल्ज़ाम नहीं है हुई, गड़बड़ हुई। अच्छा। हाँ,
गड़बड़ हुई तभी तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऑप्शन शहबाज शरीफ का रखा हुआ था, एक ऑप्शन ये रखा हुआ था, वो मतलब ये हुई वो तो इसमें। जोड़ तोड़ की बातें नहीं हो नहीं रही थी जोड़, डॉक्टर नहीं साहब। नहीं, वो आरटीएस वारटीएस ये तो जो बातें हैं वो है ना, इसमें तो हम एक संजीदा गुफ्तगू चुके हो रही है, इसलिए हम इसके ऊपर मेरे ख्याल से इंतहाई संजीदगी से हमें इस बात को लेना चाहिए और इस बात को तस्लीम भी करना चाहिए कि 2018 के इलेक्शंस में एक बड़ा मामला ऐसा था, एक बड़ा मुतनाज़ इलेक्शन था 2018 का। और वो ये 2018 का इलेक्शन मेरा ख्याल है कहीं तारीख में ये 2002 वाले इलेक्शन से भी ज्यादा मुतनाज़ लिखा जाएगा। उसकी वजह ये कि 2002 में तो हम कह सकते हैं ना कि जी वो मुशर्रफ साहब थे तो ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सी बात थी कि इसमें यानी दो पैरेलल सिस्टम्स थे। एक इमरान खान साहब का था, जो अब इमरान खान साहब कहते हैं खुद, अब इमरान खान साहब तस्लीम करते हैं इस बात को कि मुझे कभी भी जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि मैं बनूं। और उधर जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब को छोड़ने पे तैयार नहीं थे, और जो कि एक बड़ा उनका स्टांस था कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ा और उस वक्त जो है वो चले गए। और बाजवा साहब 2018 के इलेक्शन से पहले चाहते थे कि 2019 में उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, तो जो उनको एक्सटेंशन देगा उसको इलेक्शन में मतलब उसकी तरफ पलड़ा चला जाएगा। तो मुतनाज़ इलेक्शन है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। इशू ये सारा कि अब इससे निकलना है ना, इससे कहीं निकलना है, या सारी जिंदगी से में फंसे रहना है। मतलब हम फंसे रहते हैं, जब भी शुरू होता है किस्सा तो हम शुरू होते हैं कि वो जनरल ज़िया की बाक़ियात हैं, वो जनरल अयूब की बाक़ियात हैं, वो सब किसी ना किसी की बाक़ियात हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वैसे तो वो सारी बातें सच्ची करते हैं, मगर कभी कभी एक आध गलत बात भी कर जाते हैं। तो उनकी जो एक आध गलत बात है उसमें से ये गलत बात है कि महमूद खान अचकजई के अलावा और मेरे जुमला अपना भी जिक्र नहीं, अपना तो कहते हैं वो, मैं गेट नंबर 4 अपना तो वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं। उन्होंने वो कहते हैं महमूद खान अचकजई के अलावा सब गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो गेट नंबर 4 को तो उखाड़ के कहीं फेंक दिया जाए, और वो मेरे ख्याल से फेंका जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वाकियात छोड़ के सारे निकलें उससे माजी में जो कुछ हुआ और आगे की तरफ बढ़े। अब मरीम नवाज साहबा ने जो आज बात की है, तो वो तो एक पहले बात थी कि इलेक्शंस तब होंगे जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे इलेक्शन से पहले, और उनके केसेस वेक्सेस खत्म होंगे। उसके ऊपर बात भी चलनी शुरू हो गई थी सारी। लेकिन मैंने कहा ना, वो बीच में वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो प्लानिंग्स बीच में ऊपर नीचे हो जाती हैं सारी। जैसे इमरान खान साहब की अब यानी वो 2 असेंबलियां टूट गई, अब इमरान खान साहब यहां पर आगे, अब उनकी जेल भरो तहरीक भी पीछे चली गई, वो सारा वो कामयाब ना, वो कल तक की बात थी, वो आज किस्सा कहीं और निकल गया, ठीक है ना। अब ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने नामजद कर दिया असेंबली में, तो उनकी हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की है। तो अब जो है वो अच्छा, आज उन्होंने इनकार कर दिया राजा परवेज साहब ने कि मैं तो नहीं वो इलेक्शन कमीशन की बात मान रहा, लेकिन बहरहाल वो पहुंच गए थे सारे लोग। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि इसमें कल फैसला आ जाएगा, फैसला आने के बाद इलेक्शंस की तरफ जाना है, इलेक्शंस की तरफ जाना है, कोई रूल्स बैठ के तय करेंगे सारे, ये बैठेंगे, बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। ये शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे, इमरान खान ना बैठे ना, भाई इमरान खान कहते मैं नहीं बैठ रहा इनके साथ, और इमरान खान साहब जो है वो तो शाह महमूद कुरैशी बैठे, उधर से शहबाज शरीफ बैठे। शाह महमूद कुरैशी साहब और शहबाज शरीफ साहब के अंदर एक बात कॉमन है, और ये दोनों मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ वजीर रहे हैं, उनके एक ज़माने में सूबाई वजीर, जब वो वजीर आला पंजाब थे। तो ऐसा कोई दुश्मनी वाला हिसाब किताब नहीं है। और फिर उनका शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ादार आदमी है, उनकी पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी अच्छी राव रस्म है, मुस्लिम लीग नून। वो बैठे और वो बैठ के रूल्स ऑफ द गेम बना लेंगे, यार इस दिन करते हैं, ऐसे करते हैं, ये इलेक्शन होगा, अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरा नहीं ख्याल एक बड़े बहरान से जिसमें अच्छा यहीं पर अगर ये आगे बढ़ता ना मामला, तो ये आपका उधर मईशत रुकी हुई है। अभी तक IMF हवा में है कहीं, अभी तक IMF के कोई मुआहिदा नहीं साइन हुआ, अभी तक कुछ नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो खामोशी एक छाई हुई है। क्योंकि और उसमें जो है अब लाजिम हो गया है कि ये बैठें और बैठ के जो भी अदालत का फैसला है, देखिए फैसले तो हमेशा जो है ना उसके ऊपर बात होती रहती है, फैसलों के ऊपर कि ऐसे था ये वो, लेकिन फिर अब आगे निकल जाते हैं।
फिर अब आगे निकल जाते हैं, फिर अब हो गया फैसला, फिर आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सुप्रीम ठीक कोर्ट का कह रहे हैं फैसला। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, वापस आके मजीद आपसे बात मरीम करेंगे। नवाज साहब, चूंकि मेरे ख्याल से वो कल एक नतीजा, बड़ा एक भयानक किस्म का नतीजा है इंतखाबात की जो बात करें। इंतखाबात का राजनपुर वाला। जी जी। तो उसके बाद वो चूंकि इलेक्शन की कैंपेन में अभी वो उस मोड में जा रही थी कि कोई ये पूरी, ये देखें सारा मलबा गिर गया मुस्लिम लीग नून पे, जी, जो इस वक्त जो तमाम पहले खराबियां हो रही हैं। मैं इसमें सर, कहीं कोई ब्रेक दो ले लेते हैं राय डॉक्टर नहीं कि साहब। पहले दिन से ये मौकफ है कि ये इनको ये अपने सर नहीं लेना चाहिए था, इनको बिल्कुल इलेक्शन ठीक की कह तरफ रहे हैं जाना डॉक्टर साहब। चाहिए था, जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज अमजद शोएब साहब को गिरफ्तार किया गया और जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया है। देखिए, अमजद शोएब साहब से एक ताल्लुक रहा कई बरस तक, हमारा भी रहा और बाकी मीडिया का भी रहा और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंतहाई यानी अच्छी शख्सियत अपने ज़ाती हवालों से, और एक बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी, और जो कुछ उनके साथ हुआ और हो रहा है वो ज़्यादती। लेकिन मैं यहाँ पे दो चार गुजारिशात यहाँ पे करूँगा। देखें, हमारे जो डिफेंस के हवाले से बहुत से एनालिस्ट, जब भी प्राइवेट मीडिया आया है तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग आए, ये आप छोड़ दें कि उनके सियासी माजी या आगे क्या होता, लेकिन वो डिफेंस के ऊपर वो बात करते रहे। मतलब 9/11 के बाद जनरल असद दुरानी साहब, जनरल हमीद गुल मरहूम, असलम बेग साहब और तलत मसूद साहब, ये और बहुत सारे, शहजाद चौधरी साहब, बहुत सी और शख्सियात, मैं किस किस का नाम इस वक्त लूँ, बहुत से लोग। तो वो, और उसकी वजह ये थी कि एक तो अफगानिस्तान का इशू था, और फिर उसके बाद शुरू हो गया था ये इराक, और फिर वारंट टेरर। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि दिफाई तज्जिया कारों के बगैर आप बात करें, यानी वो लाजिम हिस्सा होते थे तकरीबन हर टॉक शो का, और वो डिफेंस के हवाले से होते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि ये, और वो उस वक्त तक सिलसिला चलता रहा जब तक ये दहशत गर्दी के हवाले से भी जब बात होती थी, और ये सारे मामला, ये जब ऑपरेशन ज़रबे अज़बरी, उसके बाद मेरी नशिश में तो कम से कम ऐसा हुआ है कि अगर शाइख उस्मानी साहब आए हैं तो उनसे लॉ पे बात हुई है, या अगर गुलाम मुस्तफ़ा साहब या कोई और शख्सियत आई है, एजाज ईमान साहब, तो उनसे डिफेंस के ऊपर ही बात हुई है। लेकिन फिर ग्रेजुअली ये हुआ कि वो पॉलिटिक्स पर हक है उनका बात करने का, लेकिन चूंकि दिफाई तज्जियाकारों के तौर पे एक उनकी पहचान सबकी बनी, तो इसलिए जब सियासत पे वो बात होने लगी तो ये एक तासुर जाने लगा कि शायद वो पूरे अदारे की सोच। अच्छा, इसके ऊपर मेरी भी एक ज़माने में कुछ शख्सियात पे, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट से करीब भी, या इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो मैं उनसे हमेशा इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ करता था। मैं उनसे कहता था कि जी, और ख़ास तौर पे ये जब से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, उसमें यह था कि अदारों को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। मतलब अदारों को पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जो है वो सीआईए का साबिक डायरेक्टर अगर बात कर रहा है तो वो इंटेलिजेंस पे बात कर रहा है, वो चाइना और वो रशिया और यूक्रेन वॉर और अफगानिस्तान और इंटेलिजेंस पे बात कर रहा है। मतलब हर जगह पर अगर कोई सफारतकारी पे बात हो रही है तो आपके फॉर्मर एम्बेसडर्स बात कर रहे हैं, या फॉरेन सेक्रेटरीज बात कर रहे हैं। ये मुशर्रफ साहब के वक्त में भी ऐसा, उसके बाद भी हमने एक दफ़ा, अच्छा देखें, लॉयर्स को तो हमें इल्म है अच्छी तरह, और लॉयर्स जब भी आते हैं तो आप नोट करें कि मेजॉरिटी उनमें से कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती, बिल्कुल सियासी, यानी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती। कि शाइख उस्मानी साहब को ले लें आप, या इवन आप माहिरीन माशियात को आप ले लें, तो वो उस पर आपको डार साहब की इकोनॉमी पे आपको बात करते नजर आएंगे कि ये इकोनॉमी ठीक नहीं थी, अच्छा जी शौकत तरीन साहब ने क्या, लेकिन वो सियासत में नहीं जाते ये सारी लोग जो हैं, अगर आप नोट करें इनके सबको। लेकिन हुआ ये कि वो वहां से चूंकि पॉलिटिक्स पे बात शुरू हो गई होनी, तो ये हमने एक जमाने में बाकायदा बात की थी, ये लिस्ट बने, अभी भी जितने भी न्यूज रूम्स हैं
सब ही तकरीबन सबके पास जो है वो एक लिस्ट हमेशा होती है, और ये होती है कि डिफेंस एनालिस्ट अगर कोई वाक़या पेश आ जाए यहाँ पे, अगर कोई मईशत के हवाले से किन से बात करनी है, कोई सानिया पेश आ जाए, कोई वाक़या आ जाए, तो जी उसमें कौन से जो इमदादी टीम्स हैं जो काम कर रही हैं वो उनके कौन कौन से बड़े लोग हैं। अच्छा, इसी तरह से तमाम शख्सियात की एक लिस्ट ज़रूर होती है कि उनसे बात कर ली जाती है फौरी तौर पे। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो गई तो आपके पास ये नंबर्स होते हैं, ये हर जगह लिस्ट होती है, तो न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर ही वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन फिर ये हुआ कि वो ग्रेजुअली वो ओवरलैप हो गया। अच्छा, ओवरलैप सिर्फ यहीं पे हुआ, यानी डिफेंस, और सब शख्सियात ने भी नहीं किया, कुछ शख्सियात ने। लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे शब्बर जैदी साहब से मैं मौसमियात के ऊपर नहीं पूछूंगा, ठीक है, या बाकी तो वो बड़ा, या अशफाक हसन खान साहब आते हैं, यूसुफ नजर आते हैं, या उज़ैर यूनुस साहब आते हैं, और कोई भी इस प्रोग्राम में आता है, मेहताब आते हैं, शहबाज राना, और बहुत सारी शख्सियात हैं। तो उनसे अगर बात होती है तो वो मईशत पे बात होगी। मैं उनसे ये नहीं पूछूंगा कि आप बताएं जी कराची के बलदियाती इलेक्शन में कौन जीतेगा, मेयर कौन बनेगा, ये मतलब। तो वहां पर कहीं मेरे ख्याल से ये बात ऐसे ऊपर नीचे हुई है, और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामला चला गया। अल्लाह ताला खैर करेगा, और ये खैर खैरियत से वापस आएंगे वो, और उनके अहले खाना भी, और वो ये मामला जहाँ पर इतने बड़े बड़े बहरान मुल्क में हैं वहाँ पे ये मामला भी खुशरूस भी हल हो जाएगा। देखें, ये हल होने, ये अब ज़रा सा मुझे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास है कि या तो ये कल के बाद सुकून इख्तियार करेगा मामला, या अगले चंद दिनों में, क्योंकि असल बात यही है कि इलेक्शंस होने हैं नहीं होने, और इलेक्शंस होने हैं तो फिर उसके बाद मतलब उनका जो भी रंग रूप है वो अगले चंद दिनों में, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बेचैनी रहेगी। मैं तवक्को करता हूं कि रमजान से पहले पहले ये जो अभी आएगी बेचैनी, इस फैसले के बाद फिर कैसे होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या होगा, कुछ दिन बेचैनी के, और दरमियान में दो कांस्टेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मईशत, कुछ सर पैर नहीं पता हमें IMF का मुआहदे का क्या बना। 8 से 10 दिन कहा था हमें, अभी आखिरी जो बात हुई थी परसों, 8 से 10 दिन, तो 8 से 10 दिन में अगर ये हो रहा है सारा, तो जाते जाते अगर ये इलेक्शंस की तरफ जा रहा है मामला, और हुकूमत चाह रही, हुकूमत देखें, अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत का क्या इसमें नुक्ता नज़र होगा, लेकिन ये कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं और बाकी जगहों पे नहीं हो रहे, तो क्या फैसला होता है, कैसे होता है, कैसे कायदीन बैठते हैं। और ये हुकूमत बहरहाल नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी ठीक थी कि वक्त पे इंतखाबात कराए जाए, नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी बिल्कुल पहले दिन से बिल्कुल। ये प्रॉब्लम सारा क्रिएट हुआ है दरमियान में, जब उन्होंने कहा, मतलब मैंने कभी बाय नहीं किया इस पूरी थ्योरी को कि जो नवाज शरीफ साहब को जाके वहां पर कहा गया, किसने कहा, कैसे कहा, मैं उसमें नहीं जा, लेकिन वो चले जाते उस वक्त, या दरमियान में ये मई में चले जाते, तो उस वक्त तक ये हालात ऐसे ना होते। और कहीं पे देखें, इसहाक डार साहब ने भी कोई जानबूझ के किया है, कैसे किया है, लेकिन वो अटक गया मामला कि IMF ने कहा कि नहीं भाई आप तो, और बाकी दुनिया ने भी कहा। इन मौसमी हालात में क्या इंतखाबात होना मुमकिन है जहां पे वसाइल की कमी? इंतखाब होना पड़ेगा, 90 दिन में करवाने पड़े। हम आइन से हट नहीं सकते ना, हम जब आइन से हट नहीं सकते तो आइन पे हम करवाएंगे, अमल दरामद होगा, वो करवाना पड़ेगा। और उसमें जो है वो अब इसमें लेकिन 2-4 इश्यूज और हैं। वक्फा लें तो उस पर बात कर लेते हैं कि सिराजुल हक साहब ने जो आज बात की है कि उनके पास एक लिस्ट मौजूद है, 18 लोगों का नाम है उनके पास। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि उन 18 लोगों के पास जो है, सिराजुल हक साहब के मुताबिक उनके पास 4,000 अरब रुपए हैं। 4,000 अरब जी, 18 लोगों की लिस्ट है उनके। ठीक है, प्रोग्राम वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अतहर मिनल्लाह साहब की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट सामने आए, मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करें, और कल के फैसले के बाद सियासी मंजरनामे पर भी। नहीं, देखें, अतहर मिनल्लाह साहब जो हैं उन्होंने 3 बड़े वैलिड उनके पॉइंट्स थे। एक तो उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना क्या वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है, जिस की आइनी वजूहात को देखना ज़रूरी नहीं। अच्छा, मेरा तो ख्याल है वज़ीर आला का और वज़ीर आज़म का भी इख्तियार है, लेकिन बहरहाल एक सवाल उन्होंने उठाया।
क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असेंबली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? अच्छा, अब वज़ीर आला अपनी अथॉरिटी अपने पास है, लेकिन यह है कि गालिबन अलाइज, अब मिसाल के तौर पे अगर पिछले दिनों एक बहुत इम्पोर्टेंट जब आर्मी चीफ की का ऐलान होना था, तो ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था मुकम्मल तौर पे, ये शहबाज शरीफ साहब का था। इसमें कोई इत्तेहादी मुशावरत वो कर ली होगी, उन्होंने की होगी सारी, लेकिन पावर उनके पास थी अल्टीमेटली, वरना तो बात कहीं से कहीं कहीं। तो अल्टीमेट जो पावर असेंबली तोड़ने की, वो तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के पास ही है। अब वो मुशावरत किन से करते हैं, यानी जैसे ये सेटअप है तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या मुशावरत होती है, कैसे, या किसी जगह पर अगर परवेज, मतलब हर जगह अगर कोई इत्तेहादी, तो ये तो मेरा ख्याल है। लेकिन जो तीसरा उनका नुक्ता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या किसी बुनियाद पे वज़ीर आज़म की एडवाइस को आईनी तौर पे मुस्तरद किया जा सकता है और असेंबली बहाल की जा सकती है। ये वो बातें जो मैंने कल की थी कि अगर फर्ज करें ये वाला पॉइंट डिस्कस होता, और ये अब तो खैर वो अलग हो गए बहन से इस नुक्ते को लेके, लेकिन अगर असेंबली बहाल हो जाती तो इसका मतलब ये होता कि दोबारा इमरान खान साहब की असेंबली बहाल हो गई पंजाब में और केपी में। आप यकीन करें उसके बाद हुकूमत जो है वो इस नुक्ते के ऊपर सबसे ज्यादा, अच्छा फवाद चौधरी साहब ने सुबह, उनके भी ज़हन में नहीं था कि वो जब कोर्ट में जा रहे थे कि ये अतर मिल्ला साहब इस पे अलग करेंगे, तो उन्होंने कहा अगर बहाल कर देंगे हम फिर तोड़ देंगे। यानी मुल्क में देखें इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा किसी भी तरह से। अब वो बहाल हो जाती तो वो हुकूमत बन जाती, वो फिर तोड़ते, फिर वो, तो ये अतर मिल्ला साहब ने नुक्ता अच्छा उठाया कि क्या इसको असेंबली बहाल की जा सकती है। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि अगर एक दफ़ा देखें, उनका सवाल ये, क्या किसी बुनियाद पे वज़ीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पे मुस्तरद किया जा सकता है और असेंबली बहाल की जा सकती है? मतलब असेंबली अगर तोड़ दें, वज़ीर आज़म कहें मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूं, तो या वज़ीर आला कहें नहीं, तो वो बहाल कैसे हो सकती है? मतलब उनका गालिबन ये था कि बाहर बैठे हुए किसी शख्स, तो देखें पार्टी के सरबराहान तो है ना, फैसला तो नवाज शरीफ साहब का ही चलता है आज भी, फैसला तो जो है वो क़यादत तो जरदारी साहब का ही चलता था, चाहे गिलानी साहब थे या राजा परवेज, फैसला तो इमरान खान का ही चलता है, चाहे जो भी उनकी पार्टी में लोग मौजूद हों और असेंबलियों में हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।